गति अर्थात मोशन। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्रायः समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कोई अवस्था है जिसमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूलकणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त तथा मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं में क्या कारण है? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करता हुआ पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्री को विरामावस्था में पाता है, ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधे रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती हैं, कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 8.1 आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में? चर्चा करें। क्रियाकलाप 8.2 क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है? इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। सोचें और करें। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं, विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित व अनियंत्रित हो, जैसे बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया है। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? गति का घूर्णन। गति का वर्णन अर्थात डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन कहते हैं। सरल रेखीय गति अर्थात मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। माना कि विभिन्न क्षणों में A, B, C वस्तुओं की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी OA प्लस AC है, अर्थात 60 प्लस 35 बराबर 95। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी
वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा। कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति ओ से उसकी अंतिम स्थिति ए तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यह दूरी आपको ए से गुजरते हुए ए ओ से सी तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। वस्तु का विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड। चित्र 8.1 में दिए गए उदाहरण को लें। ओ से ए तक की वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। ओ से ए तथा पुनः बी तक गति के दौरान की गई दूरी 60, 25, 50, 85 जबकि विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर होगा। इसलिए विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर तय की गई दूरी के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः ओ तक जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती हैं, अतः विस्थापन शून्य है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी 120 किलोमीटर है। इस प्रकार दो विभिन्न भौतिक राशियों ओ डैश दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। क्रियाकलाप 8.3 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाएं। अपने तय की गई द्वारा दूरी तथा विस्थापन के परिमाण को मापें। दोनों भौतिक राशियों के मापन में क्या अंतर पाते हैं? क्रियाकलाप 8.4 स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांकों के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को ज्ञात करें। एक समान गति और असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में यह 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर तथा चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समयांतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति। ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 8.5 दो वस्तुओं ए तथा बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी 8.1 में दिया गया है। ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है अथवा असमान। गति की दर का मापन।
चित्र 8.2 में दी गई स्थिति को देखें। 8.2 में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसका क्या अर्थ है। चित्र 8.2 में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यह मीटर प्रति सेकंड चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड है और किलोमीटर प्रति सेकंड। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिणाम की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर वस्तुओं में वस्तुएं असमान गति में होंगी, इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को औसत समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समयावधि। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल होगी चाल v बराबर s बटा t। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी। उदाहरण के लिए उदाहरण 8 एक दिशा के साथ चाल। स्पीड विद डायरेक्शन। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहते हैं। वेग अर्थात वेलोसिटी। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु धीमी सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। जहाँ क्रियाकलाप 8.6 अपने घर से एक बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। क्रियाकलाप 8.7 जब आसमान में बादल छाए हैं तो बिजली के चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके बीच के समयांतराल को एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप वॉच से नापें। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है। वेग में परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है।
इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा: a बराबर v माइनस u बटा t। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि यह वेग विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। एक्टिविटी 8.8 आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे, जिनमें प्रमुख है गति की दिशा में त्वरण है। त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है। एक समान त्वरण है तथा असमान त्वरण है। क्या आप ऊपर दिए गए प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक एक उदाहरण दे सकते हैं? गति का ग्राफीय प्रदर्शन। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ में दिखाया जाता है। जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रेखीय समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखीय ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाती है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि जैसे समय पर। दूरी समय ग्राफ अर्थात डिस्टेंस टाइम ग्राफ समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर तथा दूरी को वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विरामावस्था में है इत्यादि। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समयांतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ सरल रेखा है, जैसा कि चित्र 8.3 में प्रदर्शित है। ग्राफ का ओबी भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप वाई अक्ष पर विरामावस्था का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं।
ऐसा करने के लिए चित्र 8.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को लें। ए बी बिंदु ए से एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचें। अच्छा, इधर वाई अक्ष पर खींचें तथा एक्स अक्ष पर खींचें। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर सी पर मिलकर एक त्रिभुज ए बी सी बनाती हैं। अब ग्राफ पर ए सी समांतराल को बताता है, जबकि बी सी दूरी को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु ए से बी बिंदु तक जाने में t2 - t1 समय में s2 - s1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। 8.5 एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समयांतराल पर तय की गई दूरियों को व्यक्त करती है। वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर तथा वेग को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वह समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। चित्र 8.5 में एक कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से गति कर रही है के वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। चित्र 8.5 से t1 तथा t2 के समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय t1 तथा t2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचें। एक समान वृत्तीय गति जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है? किसी बंद पथ पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें। चित्र 8.9
किसी एथलीट को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों AB, BC, CD तथा DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी? यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने 4 बार अपनी गति की दिशा को बदला होगा। वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। त्वरित गति एक्सेलरेटेड मोशन